वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टैक्स और अवाम के साथ मैं हूं अफजल अयूबी। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है, फिनांस बिल 2019 और 20 अपोजिशन के शोर शराबे के बावजूद हुकूमत ने अक्सरियत से कामयाब करवा लिया है। मगर इस कामयाबी के बाद अब बिज़नेस एक्टिविटी इस मुल्क में होंगी या नहीं, क्योंकि ताजिर बरदरी सड़कों पर आ चुकी है। मौजूदा हालात में हुकूमती जो टैक्स हदफ है 5,500 अरब का, वो पूरा हो सकेगा? 5,550 अरब का जो हदफ है उसको पूरा करने के लिए क्या मुल्क में बिज़नेस एक्टिविटी चलेंगी? इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद अमजद चौधरी साहब। आप ऑल पाकिस्तान करेंस एजेंट एसोसिएशन के चेयरमैन हैं और अपोजिशन लीडर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। उनके साथ मौजूद हैं सैयद हसन अली कादरी साहब, आप सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और चेयरमैन हैं कोऑर्डिनेशन आई कैप कमेटी लाहौर टैक्स बार के। उनके साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद नदीम साहब, आप सदर हैं टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन के और बहुत से होते हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, इनके पास मौजूद हैं। नाज़रीन, से पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, पहले माहिरीन की राय देखते हैं इस हवाले से क्या कहते हैं। जो इस दफ़ा बजट आया है, ये पिछले 7 सालों की जो हिस्ट्री है उससे डिफरेंट बजट है। इसमें कुछ ऐसे मेजर्स लिए गए हैं जो कि बहुत अरसे से एक्सपेक्टेड थे, और ये वो चीज़ें हैं जिनको किया जाना ज़रूरी था, जो कि पॉजिटिव हैं। और होपफुली जो एक्टिविटी एक स्टॉप हुई है वो बजट से रिवाइव होगी। लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जो बजट को तो खैर ओवरलैप कर गई हैं एमनेस्टी के हवाले से, जो है ना, वो जो गवर्नमेंट के इकदाम थे वो कुछ ऐसे काबिल तहसीन नहीं थे, ख़ास तौर पर जिस तरह से एमनेस्टी की क्लोजिंग को हैंडल किया गया और बल्कि मिस हैंडल किया गया। तो उसमें टैक्स पेयर्स फ़िलहाल परेशानी में हैं और रिलीफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और इस एमनेस्टी की एक अच्छी बात भी ये थी कि पिछले 72 सालों में जो लोगों ने एसेट्स नहीं डिक्लेयर किए वो भी विलिंग थे कि वो एसेट्स को डिक्लेयर करें। जिस तरह से इसको क्लोज़ किया गया वो उनके लिए परेशान कुछ है, और गवर्नमेंट को उस पर देखना चाहिए कि उनको रिलीफ कैसे दे सकते हैं। हम कहते हैं ना कि हम रियासत मदीना बनाना चाहते हैं। आप रियासत मदीना ना बनाइए, आप इसे मिनी यूरोप भी ना बनाइए, आप इसे सिर्फ पाकिस्तान ही बना दीजिए, जहाँ पे लोग 3 वक्त रोटी खा लें, छुपने को छत मिल जाए, घर में बिजली मिल जाए जिससे बच्चे गुजारा अच्छा कर लें, और लोगों के पास इतनी नौकरी कम से कम ज़रूर हो कि गरीब का बच्चा भूखा ना मरे। हमारे लिए सबसे अच्छा बजट वो बजट होगा। हमारे इस बजट के अंदर बड़ी बड़ी स्पीचेस की गई, काफ़ी देर तक बजट को टीवी पे दिखाया गया, लेकिन उसमें दिखाया गया सस्ता किया गया सिर्फ मोबाइल फ़ोन। लोगों की रोटी महंगी की गई, घी महंगा, दालें महंगी, आटा महंगा, चावल महंगे। फिर आप कहते हैं कि गवर्नमेंट अगली दफ़ा फिर इसी गवर्नमेंट को चुना जाए। ये लोगों के साथ ज़्यादती के मुतरादिफ होगा कि ये कहा जाए कि ये गवर्नमेंट बहुत अच्छी रही। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि पिछली गवर्नमेंट ने करप्शन नहीं की होगी, हो सकता है की हो। ये मेरे ऊपर कोई इख्तियार नहीं है कि मैं इस चीज़ का मेयार कायम करूँ कि किसने करप्शन की और किसने नहीं की। ये आने वाली जो रियासत है इसकी ज़िम्मेदारी है कि एहतसाब करे और इस चीज़ को वाज़े करे। लेकिन जो इस वक्त पाकिस्तानी अवाम के साथ किया जा रहा है, इसका इस्तेहसाब और इसका इस्तेहसाल भी ज़रूरी है। गवर्नमेंट एमनेस्टी बेशक ना दे, बट आने वाले वक्त में लोगों को ट्रेन करके एक तो उन लोगों से सर्वे कंडक्ट कराए डोर टू डोर। कराची और लाहौर में अगर वो एमकॉम और बीकॉम लड़कों को इंटर्नशिप रख के सर्वे कंडक्ट करवा लेती है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के कंप्यूटराइज रिकॉर्ड के साथ उसको मैच करके गवर्नमेंट इसमें मिनिमम 5 मिलियन लोगों को विद इन 6 मंथ रजिस्टर कर सकती है। और लोग तैयार हैं, बट कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर जो है, जो बार बार वकला भी कह रहे हैं, अब तो तमाम बार मुतालबा कर रही हैं कि प्रोसीजर आसान करें। चूँकि गवर्नमेंट का सिस्टम तो लोड नहीं उठाता, इसलिए मैनुअल रिटर्न अलाउ करें और उसको बाद में गवर्नमेंट फीड करे और उसको एनटीएन लगा दे, शनाख्ती कार्ड पे अलाउ कर दें रिटर्न और चलान। तो शब्बर जैदी साहब से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जितना सिस्टम आसान कर दोगे, इस ब्यूरोक्रेसी के जंगल से निकलें और सिस्टम को आसान करें। सादा फॉर्म, सादा चलान, और लोग आके इवन टैक्स ऑफिस में बूथ बने हों कि आके अपना चलान जमा करवा दें क्रॉस चेक के ज़रिए, उसके अकाउंट से पेमेंट हो जाएगी। गवर्नमेंट को ये प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। इससे कम 5 मिलियन दिसंबर तक जो है वो रजिस्टर हो सकता है। बिजनेसमैनों से, मईशत से, आपकी जो फैक्ट्रियां हैं, आपके जो टैक्स पेन हैं, आपके जो बिज़नेस ट्रांजैक्शंस हैं, अगर आप उनसे 5,550 अरब रुपए वसूल करेंगे तो जिसकी ताकत 3,000 टैक्स की नहीं है, उनसे 5,550 अरब टैक्स ले लेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आपने उस ज़मीन से उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा फसलें मांग ली हैं और उसके बाद वो ज़मीन बंजर हो जाएगी। अगर टैक्स गुजारों से आपने 5,550 अरब रुपये ज़बरदस्ती ले लिए, ज़ोर आजमाई करके ले लिए,
ایسے ہتھکنڈے استعمال کر کے لے لیے کہ وہ آپ کو پیسے مل گئے، تو یقین رکھیں کہ پاکستان کی معیشت تباہ بھی ہوگی، ادھموئی ہو جائے گی، بزنس مین اس کے بعد ٹیکس دینے کے قابل نہیں رہیں گے اور یہ معیشت بنجر زمین کی طرح ہو جائے گی۔ جی چو صاحب، آپ نے ماہرین کی رائے بھی جانی۔ موجودہ حالات میں جیسے آپ کی تاجر برادری سڑکوں پر آ گئی ہے اس بجٹ کے خلاف، آپ کو کیا لگتا ہے بجٹ میں کون سی ایسی چیزیں آ گئی ہیں جو بزنس مین کے لیے زہر ہیں یا بزنس ایکٹیویٹی چلنے میں دشواری آ رہی ہے؟ آپ کیا مسائل ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یوسف تھینک یو ویری مچ ٹیکس اور عوام میں بلانے کے لیے۔ بجٹ میں کون سی چیز میں ڈسکس کروں جو بزنس مین کے لیے بہتر ہے؟ ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا، ہمیں تو اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے۔ ہر چیز انہوں نے اس طرح لاک کر دیا ہے کہ کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ جی انہوں نے امپورٹ بند کر دی، مانا کہ جی ایکسپورٹ اور امپورٹ میں بڑا فرق تھا، بند کرنی چاہیے، لیکن اس بند کرنے کا فائدہ گورنمنٹ کو نہیں ہوا، اس کا فائدہ صرف اور صرف اسمگلر کو ہوا۔ ہماری جتنی امپورٹ ہے اس وقت تو ساری کی ساری اسمگلنگ میں چلے گی۔ جو ہم نے نان فائلر کو ٹیکس دیتے، نان فائلر کو سامان بیچتے تھے، اس کا آئی ڈی کارڈ مانگ رہے ہیں، اچھا اس میں بھی وہ نان فائلر ہمیں آئی ڈی کارڈ کیوں دے گا؟ وہ ہم سے سامان نہیں خریدے گا، سامان خریدے گا جا کے اسمگلر سے، جہاں اس کو کچھ نہیں دینا۔ جی جی جتنی چیزیں انہوں نے بند کی ہے، میرے ساتھ مارکیٹ سروے کر رہے ہیں، ہر چیز مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ ٹھیک ہے، کیوں اویلیبل ہے؟ اور امپورٹ سے سستی اویلیبل ہے، اس کی کاسٹ نہیں کھا لے۔ اگر امپورٹ سے سستی نہ اویلیبل ہوگی مجھے پکڑ لے۔ اویلیبل کیوں ہے؟ اسمگلنگ ہو رہی ہے اور ٹکا کی ہو رہی ہے۔ یہ تو ہم کیا میں پاکستان سے آج تک یہ دیکھتے آ رہے ہیں، نہ اس کو ہم روک پائے ہیں، نہ منی لانڈرنگ کو روک پائے ہیں، اور بجٹ جو بھی آیا وہ آج تک عوام دوستوں کوئی بجٹ نہیں آیا۔ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی نئی کوئی بھی حکومت ہو اس کی مجبوری ہوتی ہے۔ ایک چیز، ایک دور تھا یوسف عبداللہ صاحب کا، جی جی اس دور میں اسمگلنگ رکی تھی۔ کیسے رکی تھی؟ ہم ان کے پاس گئے، ہم نے کہا جی یوسف عبداللہ صاحب، ایک میں بلینکٹ کی مثال دے رہا تھا۔ جی جی بلینکٹ اس وقت جو لیگل امپورٹ تھی وہ 12 سے 15 کنٹینر تھے سال کے۔ ہم نے کہا جی ہم 3 سے 4,000 کنٹینر آپ کو سال کے دیں گے، جی جی اس میں ڈیوٹی کم کر دیں۔ انہوں نے کہا جی کتنی ڈیوٹی کریں؟ میں کہا جی ہم نے کہا 5% کر دیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی آپ گارنٹی کتنی کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی 3,000 کنٹینر کی گارنٹی کرتے ہیں سال کی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے سب کو بلایا اور ہمارے ساتھ وہ لوگ تھے جو اسمگلر تھے، ٹھیک ہے، جو بلینکٹ اسمگل کرتے تھے، لیکن وہ ڈیوٹی دینے کے لیے وہاں ہمارے تیار ہو پاس بیٹھے تھے۔ جی جی انہوں نے کہا کہ ہم گارنٹی کرتے ہیں، ہم دیں گے ڈیوٹی۔ جی جی انہوں نے اس کو 0 ریٹ کر دیا۔ اچھا 0 ہونے سے ہم نے 6,000 کنٹینر سال کا ان کو دیا، جی جی 0 اسمگلنگ ہو گئی۔ یار آپ اس کو جب اوپر لے کے جاؤ گے آپ کے ٹیکسز کم ہو جائیں گے، مال نہیں رکے گا۔ جی تو انہوں نے پالیسی مشرف دور میں عبداللہ یوسف نے پالیسی اس نے بنائی تھی 5 سال میں بجٹ بھی انکریز ہوگا اور وہ کسی کو تکلیف بھی نہیں ہوگی، لیکن ہوا تو اس وقت ایسے ہی ہوا۔ لیکن جو اس وقت کیا ٹارگیٹ دیکھ لینا، اس سے پہلے ریونیو کیا تھا، کلیکشن کیا تھی۔ جی جی یوسف عبداللہ کے دور میں کیا ہوئی؟ انہوں نے بزنس مین کو ایک ورتھ دی، جی ان جی کو سپورٹ کیا تھا، جی جی ان کو کہا تھا کہ آپ جتنا ٹیکس دیتے ہیں دے، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ جی جی جو لاکھ دیتا تھا اس نے 10 لاکھ دیا۔ جی جی یہ تو پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ یہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی جو ٹیکس دے رہا جی ہے جی وہ چور ہے، اب وہ ثابت کرے کہ وہ چور نہیں ہے۔ 2008 میں جب مشرف کی حکومت ختم ہوئی، جب ہم 6,000 کے صرف مقروض تھے، آپ جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی 2013 تک ہم 16,000 کے مقروض ہو چکے تھے، 2018 میں ہم 30,000 کے مقروض ہو چکے تھے، یعنی کہ ہر پاکستانی 1,45,000 کا مقروض ہو چکا تھا۔ مجبوری جب پاکستان تحریک انصاف آئی، ان کا بھی یہی رونا تھا ہمارے پاس خزانہ خالی ہے، چور کھا گئے، نون لیگ آتی ہے پیپلز پارٹی کھا گئی، پیپلز پارٹی آتی ہے نون لیگ کھا گئی، لیکن اس میں ٹیکس پیئر کا تو کوئی گناہ نہیں ہوتا، ٹیکس تو وہ باقاعدگی سے جو ٹیکس دینا وہ تو ادا کر رہا ہے۔ اب جو نیا بجٹ ہے اس میں بھی کوئی نئی خاص چیز ایسی نہیں ہے جو انہوں نے خاص طبقے کو نوازنے کے لیے یا ان کو اندھیرے میں دھکیلنے کے لیے دی گئی ہو۔ بات یہ نہیں ہو رہی۔ دیکھیے انہوں نے جو ٹیکس اس وقت جو بجٹ آیا ہے جی جی اس میں بزنس مین کو، انڈسٹریز کو،
इम्पोर्टर को, कमर्शियल इम्पोर्टर को कोई उन्होंने मुराद देने का वक्त भी नहीं था, उनको पास पैसा भी नहीं था। तो चौसा मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। हसन अली कादरी साहब, आप क्योंकि पहले तो हम प्रपोजल देते रहे अपने प्रोग्राम के ज़रिए, लेकिन अब बजट पास हो गया है, आप कौन कौन से आपको जो ऐसे टैक्सेस हैं जो नए लगाए गए हैं जिनके असरात सेक्टर पर पड़ेंगे, कौन कौन से सेक्टर बैठेंगे और आपकी नज़र में कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो अरूज पर जाएंगे? देखिए, जहाँ तक आप कहते हैं कि कोई सेक्टर अरूज पे जाएगा, देखिए बात यह है कि इस वक्त हमें अगर रियलिटी चेक करें ना, हकाइक की तरफ जाएंगे जी जी, तो हकाइक ये हैं कि इस वक्त मुल्क की इकॉनमी के हालात वो तो से बदतरीन होते जा रहे हैं। हमारी मुआशरत वो क्या है, अगर ICU में है, वो तो कोई शक नहीं है हम इसमें। ये कहें कि जी हमारी मईशत बेहतर है, तो ये एक बड़ा अच्छा मजाक है। जो अक्सर हमारे MNAs आके MPs कह देते हैं कि मईशत बहुत बेहतर है, मईशत बड़ी अच्छी चल रही है, हमारा इन्फ्लेशन रेट ये हो गया, यूं हो गया। ये देखिए, ये सब बातें हैं जी जी, और असल हकीकत ये है कि देखिए, एक बात तो वाज़ेह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि ओवर द ईयर जो हमारे ऊपर डेट सर्विसिंग का बर्डन डाला गया है कर्जे की शक्ल में, उसकी वजह से अवाम एक ऐसे जुर्म की सज़ा काट रही है जो शायद उन्होंने नहीं की। लेकिन एक सवाल ये भी है कि उस जुर्म का जो असल पर्दा है वो क्यों नहीं फाश होता, एक सवाल ये भी। जी जी, बहरहाल जो आपका सवाल है उसकी तरफ मैं वापस आऊँगा कि देखिए, असल जो कानून है उसका मसला क्या है। कानून के दो बड़े अहम नुक्ते होते हैं ये साहब। कोई भी जब आप बजट बनाते हैं ना, देखिए किसी भी सेक्टर के लिए, जी तो जी, दो बातें बड़ी हैं। एक ये कि आप ये देखें कि क्या वो जो आप तरमीम कर रहे हैं बजट में या कानून में, क्या वो जो जुडिशरी है या जो लॉ है हमारा, या जो हमारी एडजुडिकेशन है जो हाई कोर्ट में केसेस जाते हैं, जी जी, उसका टेस्ट सर्वाइव कर पाएगी। एक तो ये चीज़ अहम है। और जो दूसरी बात ज़्यादा अहम है वो ये है कि जो कानून आपके लेके आ रहे हैं, क्या वो प्रैक्टिकली आप अप्लाई कर सकेंगे। मैं ग्राउंड की रियलिटीज बात के को आगे मुताबिक लेके है वो। चलूंगा जी जी, कि आपकी इकॉनमी क्या इकॉनमी है। आप शालम मार्केट में चले जाइए, आप आजम क्लॉथ मार्केट में चले जाइए, आप मुझे सर 1 लाख रुपए की परचेज के पीछे एक इनवॉइस ला के दिखा दीजिए। शालमी आप चले जाइए, आज मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, आप 2 लाख रुपए का सामान लें और मुझे एक इनवॉइस ला के दे दें, मैं आपके साथ खड़ा हूँगा इकॉनमी को टोटल डॉक्यूमेंटेड करने में। देखिए, बात ये नहीं है, बिल्कुल डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, मैं डॉक्यूमेंटेशन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन चीज़ ये है कि आप पहली जमात के बच्चे को PhD मत कराइए। जी जी, पहली जमात के बच्चे को जब आप PhD कराएंगे तो ये बात हजम नहीं होगी। देखिए, ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता होनी थी, आपने मामलात आहिस्ता आहिस्ता करने थे, और जब आपने अपना घेरा तंग करना था तो कम से कम उसको कोई हालात तो दें। लेकिन जैसे इन्होंने बात की अब्दुल्ला यूसुफ साहब की, मैं बात करता हूँ कि जब PRA के अंदर इफ्तिखार कुतुब साहब आए तो उन्होंने सबको बिठा के कहा कि हाँ जी बताइए आप कितना टैक्स दे सकते हैं। देखिए, आपको फिर एक सिंपल मैथमेटिक्स है यूबी साहब, जिसकी हम अक्सर जिक्र करते हैं। ये सिंपल मैथमेटिक्स है। ब्रॉडनिंग आप चाहते हैं, ब्रॉडनिंग का कानून आपने बना दिया, लेकिन ब्रॉडनिंग का माहौल तो पैदा कीजिए। जी जी, ब्रॉडनिंग का माहौल तब तक पैदा नहीं होगा जब तक टैक्स रैशनलाइज नहीं जो होगा। ATL लिस्ट अगर का आप जो- 1.5%, देखिए ATL लिस्ट की बात आ गई, आपकी बात सही है कि अब उन्होंने कहा फाइलर नॉन फाइलर कोई नहीं है। उस कंसेप्ट के बाद जी। BTB फाल कर पाएगा या फिर देखिए, उसकी BTB हालत कोई बिल्कुल, नहीं? अब तो हम इस तरफ जा रहे हैं। देखें, जहाँ तक BTB का सवाल है ना, अब अगर हम ये सोचें, मैं अब हमसे मुराद FBR है जी जी, कि अगर FBR ये सोचे कि अब BTB के बगैर हम टैक्सेस लेके आएंगे तो एक बड़ा ही बुरा दौर शुरू होने वाला है। जी जी, देखिए, एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर अब बिल्कुल स्क्वीज आउट हो चुका है। उसको मजीद स्क्वीज आउट होने का मतलब ये है जी, कि जी। जो एक न्यूज़ आई थी जिसकी तरदीद भी हो गई कि बाद में कि 200 टेक्सटाइल मिल्स बंद हो रही है, जी जी, वो बंद होने की न्यूज़ नहीं आएगी, जो जी। बंद हो चुकी होंगी अगर आप इस तरह करेंगे। जी जी, अब आपको BTB करना पड़ेगा, आपको ब्रॉडनिंग करनी पड़ेगी। उसके लेकिन बाद देखिए, उसके अलावा कोई हल नहीं है। ब्रॉडनिंग के बगैर कोई हल नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ब्रॉडनिंग के लिए जरूरी क्या है यूबी साहब, कि टैक्स रेट आप रैशनलाइज कीजिए। जी जी, आपको 20% टैक्स दे सके, आपको ये समझना होगा कि आपको नंबर ऑफ टैक्स पेयर बढ़ाने होंगे और रेट उसके ऑफ बगैर टैक्स। गुजारा नहीं। देखिए, एक मैं आपको छोटी सी बात करता हूँ, जी जी, बड़ी छोटी सी बात है। कब से हम रो रहे हैं कि जी सेल टैक्स सिंगल डिजिट होना चाहिए, जी। हुआ है आज तक? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जी जी, उसकी वजह यही है कि हम टैक्स रैशनलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहे। हम सिर्फ और सिर्फ एक ही फोकस पे आज भी कायम है और हम कहते हैं कि जी बजट बढ़े, हमारे रेवेन्यू बढ़े, हम रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं। क्या इस ये बजट में रेवेन्यू कहा बढ़ाने गया के है लिए कि- वसाइल नहीं पैदा करते हम। बिल्कुल बिल्कुल, और माहौल पैदा नहीं। राना नदीम साहब, इस बजट के बाद आपका टेक्सटाइल सेक्टर कहाँ खड़ा है, क्या देख रहे हैं? कोई बेहतरी की तरफ उम्मीद है तो आपको की जा सकती है? बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में बुलाया
اور میں نے آج فرسٹ ٹائم اس میں آیا ہوں، لیکن ٹیکس اور عوام تاجروں کا مقبول پروگرام ہے جس میں جس طرح کی شخصیت آتی ہیں. آج بڑی خوشی، بہت شکریہ یوگی صاحب آپ نے بلایا. ٹیکسٹائل کا اور بجٹ کا یہاں تک میرا تعلق چکا ہے ٹیکسٹائل ٹریڈ سے. ہم لوگ چھوٹے تاجر ہیں، دکاندار ہیں جو کہ امپورٹ کر کے انڈسٹری کو اس کی پرزہ جات سپلائی دیتے ہیں. رانا صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک سے بعد آپ کی گفتگو کو یہاں سے کنٹینیو رکھیں گے. ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. حکومت عام آدمی کو بنیادی سہولیات فراہم کرنے میں ناکام ہے. حکومتی آمدن کو 40 خرب سے 100 ارب تک کس طرح پہنچایا جا سکتا ہے، عام آدمی کو سہولیات کس طرح فراہم کی جا سکتی ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں افتخار خان صاحب. سر 50 لاکھ مکان آپ نے 10 سال پہلے اپنی کتاب میں یہ لکھ دیا تھا، جو اب وزیر اعظم پاکستان عمران خان اب کہہ رہے ہیں 50 لاکھ مکان بنا کے دیں گے. بالکل 100% بن سکتے ہیں. اچھا یہ 50 لاکھ مکان اس کا کرائیٹیریا کیا ہوگا؟ 10 مرلے کا ہوگا؟ 5 مرلے کا اور 23 فٹ جگہ پر ڈبل سٹوری گھر ہوگا. یہ 5 مرلے کا مکان کتنے میں بنے گا سر؟ 7 لاکھ روپے کا 2000 روپے مہینہ قسط پر. آپ کے نظام میں صحت عام آدمی تک مل سکتی ہے؟ دیکھیں میرا اصول ہے کہ کوئی چیز مفت نہیں ملے گی. روٹی بھی ملے گی، کپڑا بھی ملے گا، مکان بھی ملے گا. آپ نے کہا 2 روپے کا یونٹ بجلی کا ملے گا ہر شخص کو، اور بغیر لوڈ شیڈنگ کے. یہ ممکن ہے؟ آج سے ہی 100% ذمہ داری سے. اگر حکومتی فورم پر کسی پہ آپ کو کہیں مدعو کیا جاتا ہے تو آپ یہ کر سکیں مجھے گے؟ بلائے، میں چیلنج کرتا ہوں. یہ جو آپ نے اپنے سسٹم میں دعوے کیے ہیں یا ریسرچ کر کے لکھے ہیں یا حقیقت پر مبنی ہے، آپ اس کو پورا کر سکتے ہیں؟ بالکل 100%. جس فورم میں کہیں میں پورا کروں گا اور اس کو ثابت کروں گا. آپ نے افتخار خان صاحب کی باتیں سنی. یہ وہ سسٹم ہے پرامن انقلاب جس کے ایک نوٹیفیکیشن کے ساتھ ہی پورے پاکستان، پوری عوام کی تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے. ویلکم بیک ناظرین. جی رانا صاحب، تو گزارش یہ ہے کہ ہمارے ٹیکسٹائل کی انڈسٹری ایک ایسی انڈسٹری ہے جو پاکستان میں ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے. اس انڈسٹری میں سب سے زیادہ جو عمران خان کا ویژن تھا نا، 1 کروڑ نوکریاں دیں، یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں آپ پرائیویٹ سیکٹر میں سب سے زیادہ نوکریاں ٹیکسٹائل سیکٹر آپ کو پرووائڈ کرتا ہے. لیکن یہ ہمارے سمجھ لیں کہ ماضی سے لے کے پچھلی گورنمنٹ سے لے کے اس گورنمنٹ تک کہ ٹیکسٹائل کے ساتھ ہمیشہ انہوں نے سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا ہے. اور آج اس پہ انہوں نے مزید جو ایک اس طرح کی آگ 1125 جو ختم کیا ہے، 1125 کو ختم تو ایسا رو تقریباً جو سارے ختم کر دیے. اصل پرابلم جو انہوں نے اسٹارٹ کر دی ہے کہ وہ سیل ٹیکس کے نفاذ کی ہے. کہ اب ہمارے آپ جننگ فیکٹری سے لے لیں، ہماری زراعت جو ہے، اگر زراعت ہماری آگے سروائیو نہیں کر سکے گی، آپ جنر کو آپ ایک اچھا اس کو مارجن نہیں دیں گے تو ٹیکسٹائل انڈسٹری تو آلریڈی بیٹھی ہوئی ہے، مزید بیٹھ جائے گی. ہماری کاٹن ہے، کاٹن پہ ہمارے سب سے زیادہ انہوں نے کیا ہے، جننگ فیکٹری والے 10% انہوں نے سیل ٹیکس کر دیا. پروسیسنگ آگے پروسیسنگ والوں پہ 17% کر دیا، اسپننگ والوں پہ 17% کر دیا، ویونگ والوں پہ کر دیا، تنخواہ کا انہوں نے ریشو بڑھا دیا. اب آپ دیکھیں نا ہمارا ڈفرینس کیا ہے، 40% ہماری جو ہے اس میں پہلے جو پروسیسنگ کا مسئلہ اس پہ لاگت بڑھ گئی ہے. 30% انہوں نے مزید کیا ہوا کہ ہمارے را مٹیریل مہنگا کر دیا، اوپر سے 17% سیل ٹیکس انہوں نے ایڈ کر دیا ہے. تو یہ اور اوپر سے تنخواہیں انہوں نے کہہ دیا کہ 17,500. تو یہ کس طرح پاکستان میں سروائیو کرے گا؟ ہمارا مقابلہ چائنا سے کر رہے ہیں اور ہمیں جو ہے مٹیریل اس طرح کے، ہماری انڈسٹری ٹوٹل میں امپورٹ بیس پہ ہے. ٹیکسٹائل انڈسٹری ایسی انڈسٹری ہے جس کی مشینری سے لے کے را مٹیریل تک سے لے کے اور اس کے پرزہ جات ٹوٹل امپورٹ بیس. امپورٹ پہ پالیسی آپ نے اتنی سخت کر دی ہیں کہ آپ نے ہاتھی گھوڑا ایک ہی لیول پہ لے گئے. آپ کو کم سے کم یہ سوچنا چاہیے کہ انڈسٹری ہماری چلتی کس طرح ہے. انڈسٹری میں جب تک ہم امپورٹ نہیں کریں گے تو وہ تو ٹوٹل بند ہو جائے گی. تو یہی ہمارے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے کہ ایک طرف ہمیں امپورٹ پہ چوہی صاحب چونکہ ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کلیئرنگ کا کام کرتے ہیں، ان کو جو 100% ہماری امپورٹ جو ہے نا وہ بند ہو چکی ہے. اب میں کہ 50% جو آپ کے ریفنڈز روکے گئے تھے، ریفنڈز کا بھی مل چکے ہیں. میں تھوڑی سی پیچھے چوہی صاحب کی بات کو آپ نے ایک سٹارٹ میں بات کی کہ ہمارا یہ جو 6,000 ڈفرینس تھا مشرف دور کا اور 16,000 ارب ہو گیا اس پہ، اور پھر 24,000 30,000 آپ کہہ رہے ہیں نواز شریف گورنمنٹ چھوڑ کے گئی. تو اس کو آپ تھوڑا سا دیکھیں، گورنمنٹ قرضے ہر گورنمنٹ لیتی ہے،
آپ امریکن گورنمنٹ کے پاس چلے جائیں, چائنا کا اس میں بھی ہم سے زیادہ شاید قرضہ دینا ہو, لیکن گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے مینیج کرنا. گورنمنٹ کا کام نہیں ہوتا کہ عوام کو جناب ڈنڈا پکڑ لیں اور عوام سے وہ کرنا دے. یہ اچھی گورنمنٹ وہ ہوتی ہے جو اس کو مینیج کرتی ہے. 24,000 ارب ڈالر تھے, اس سے کیا ہوا تھا پچھلی گورنمنٹ میں؟ روزگار, انرجی سیکٹر لگا, آپ کے انفراسٹرکچر بنی, آپ کے دوسرے شعبوں میں انہوں نے ساتھ ساتھ چلائے, اور اس سے جو کمائی میٹرو لگی, اورینج لائن ٹرینیں لگی, اس سے آپ کی جو کمائی ہوگی وہی آپ نے وہاں پہ ریٹرن بیک کرنا نا. تو یہاں تو انہوں نے آتے ہی 7,000 ارب ڈالر لے لیے. ہمیں اگر آپ چور کہیں گے تو آپ کو کون سرمایہ پرووائڈ کرے گا, کون ٹیکس دے گا؟ ہم تو چور ہیں نا پھر. تو جب ہم چور ہیں تو پھر آپ ہم سے ٹیکس کس طرح مانگ رہے ہیں؟ تو یہ تھوڑی سی پالیسی انہوں نے جس طرح نا اسٹارٹ کی ہے کہ ہر سیکٹر کو اکٹھا کر دیا. ہمارا جو چور کا لفظ ٹیکس چور کہا جاتا ہے نا, ہم یہ کہتے ہیں جو ٹیکس نہیں دیتا وہ چور ہے. وہ چور نہیں ہے. ایوبی صاحب مجھے ایک چھوٹا سا سوال, سوری چھوٹا سوال بتائیں, ہم انڈائریکٹ ہماری جو عوام ٹیکسز دے رہی ہے وہ کہاں جا رہی ہے؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں. ٹیکس نہ دینے والا چور نہیں, وہ تو ہر طریقے سے ایک بچے کا پیمپر سے لے کر جو اس کے جوانی تک مرنے تک اس کو جو کفن آتا ہے وہ بھی ٹیکس کے پیسوں سے آتا ہے. ٹیکس تو ہر بندہ ادا کر رہا ہے, لیکن معاملہ یہ آپ کی جو ایپٹما ہے وہ کہاں؟ سر ایپٹما کے 6,000 ارب ڈالر پہلے انہوں نے رکھا ہے. حفیظ شیخ صاحب کا پیچھے پیپلز پارٹی دور میں آپ دیکھ لیں, ان کا ٹیک ریکارڈ دیکھ لیں پیچھے, کہ انہوں نے ریفنڈ آج تک انہیں واپس کرنے کی ان میں کوئی وہ نہیں ہوتی, ان کے وہ ڈکشنری میں ہے ہی نہیں کہ کسی کو ریفنڈ واپس کریں گے. پچھلے ریفنڈ رکے ہوئے ہیں. آگے سیل ٹیکس آپ پھر ہر یونٹ پہ لگا رہے ہیں, فیکٹری سے مال باہر جاتا ہے, باہر FBR والے کھڑے ہوئے ہیں کہ آئی ڈی کارڈ دے دیں آپ. یار یہ کہاں کی آپ کر رہے ہیں؟ آپ ٹیکس لینا چاہتے ہیں, آپ ایک طریقہ بنائیں. آپ نے تو ایک عام لیڈیز جو ہے وہ ایک مال میں جاتی ہے, وہ اگر 50,000 یا 60,000 کی شاپنگ کر لیتے ہیں, وہاں آپ کا نمائندہ آ جاتا ہے. تو یہ کس طرح کا جہالت والا کام کر رہے ہیں؟ تو خدا یہ دیکھیں نا, وہ اب مسلم لیگ واحد جماعت تھی جو لوگ تاجر حضرات کہتے تھے یہ بزنس مین کی جماعت ہے اور تاجروں کے لیے خاص اہمیت رکھتی ہے. لیکن جب 2013 کا ہم موازنہ 2018 تک کرتے ہیں مسلم لیگ نون کی حکومت کا, 2013 میں آپ کی ایکسپورٹ 26 ارب ڈالر تھی, 2018 میں وہ 16 ارب ڈالر رہ گئی. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ سر دیکھیں اس ٹائم بھی ایک پروسیس, ایک کرائسس میں چل رہا تھا. ان کا شعبہ جو وہ انہوں نے بھی اس دفعہ جو ہے نا کوئی اتنا اچھا عوام تاجروں کے لیے کوئی بہترین حکومت نہیں اچھی چھوڑ کے گئی جس کا ہم تذکرہ ہے. ان کا اس دفعہ پورا جتنا بھی وہ تھا ذہن, تو وہ صرف اور صرف انفراسٹرکچر کے لیے اور میٹرو کے لیے بزنس مین کو انہوں نے بھی تھوڑا سا جھٹکا لگایا. لیکن انہوں نے تو رہی کہ صحیح کسر بالکل ہی نکال دی. انہوں نے تو کہا کہ جو تاجر مکاؤ پالیسی پہ انہوں نے عمل پیرا ہو گئے. صاحب رانا ندیم صاحب نے کافی تفصیل سے بات کی ہے. کیا 18ویں ترمیم بنا کر صوبوں کو جو اختیارات دیے گئے ہیں, آپ تو اس سے بہت قریب ہیں, وفاق کے پاس 42% بچتا ہے, 58% صوبے لے گئے, لیکن وفاق تو اتنی کمزور ہو چکی ہے, اس کا بجٹ نہیں پورا ہوتا. پھر یہ بجٹ مجبوری نہیں ہے لانا حکومت کا؟ دیکھیں بجٹ مجبوری ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, حکومت کی مجبوری ہے, لیکن بجٹ کا ایک طریقہ ہے. جی دیکھیے میں پہلے میں بات کہہ چکا ہوں, یہ ٹیکس نہ دینے کی وجہ سے یہ ہے کہ یہ احتسابی سوچ کی وجہ سے ہمارے جو اب ایکٹیویٹی بند ہوگی وہ تھوڑی سی وضاحت کروں. پہلے آپ نے ابھی ان سے ایک سوال کیا رانا صاحب سے کہ جی پچھلی حکومت نے یہ کر دیا. پچھلی حکومت کا ٹارگٹ رہا انرجی سیکٹر پہ, روڈ پہ, میٹرو پہ, اورنج پہ. ان کا توجہ بزنس مین کی طرف بہت کم ہے. بزنس مین پچھلی حکومت میں بھی کرائسس میں رہے, میں کوئی شک نہیں, لیکن یہ کرائسس نہیں تھے جو اب ہے. اچھا اب ان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ ان کا نہ تو بزنس کرنے کا ٹارگٹ ہے, نہ ان کا بزنس کو بڑھانے کا ٹارگٹ ہے, نہ ان کو اتنی سمجھ ہے, ان میں ویژن ہی نہیں ہے. ان کا ٹارگٹ ہے کہ جی میں نے نواز شریف سے پیسے لینے ہیں, میں نے زرداری سے پیسے لینے ہیں, میں نے فلانے سے پیسے. اور بھائی پہلے لے تو 10 مہینوں میں آپ ٹکا نہیں کر سکے آج کا. وہ کرپشن کا پیسہ, یہ دوسرا یہ کہنا, یہ تو اور آج میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں یہ لے بھی نہیں سکتے. انہوں نے دینا بھی نہیں ہے, وہ باقی آپ دیں گے, ان کو ٹکا نہیں دیں گے. احتسابی سوچ سے کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے. اچھا اگر وہ نہیں دے رہے تو ان کا غصہ آپ ہم سے کیوں نکال رہے ہو یار؟ صحیح ہے, ہم تو ٹیکس دے رہے ہیں. میں 78 سے ٹیکس دے رہا ہوں. 78 سے میں کنٹینیو ٹیکس دے رہا ہوں. اب اسی طرح باقی بھی بزنس مین دے رہے ہیں یار, جو ٹیکس دے رہا ہے اس کو نہیں. لیکن چوسا بھی اس بجٹ میں جو انہوں نے شرطیں رکھی ہیں نئے ٹیکس پیئر کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے, بینامی ایکٹ آ گیا ہے, منی لانڈرنگ ایکٹ آ گیا ہے, اس سے اب جو موجودہ ٹیکس پیئر تھے ان کی تو خلاصی ہوگی. ان کے لیے تو نئے جو ٹیکس کھلایا وہ پورا ہوگا تو نئے ٹیکس پیئر آئیں گے, موجودہ ٹیکس پیئر تو بچ جائیں گے. بات یہ ہے کہ ٹیکس کلیکٹ کس نے کرنا ہے؟
जी जी, वो वही लोग हैं ना। जी जी, कलेक्ट करने वाले तो लेकिन हैं। वही लोग हैं जो हमें बताते हैं कि यार इस तरह कर लो ये हो जाएगा, इस तरह कर लो ये हो जाएगा। जी जी अच्छा, लोग तो वही आप लेके आ रहे हैं। जी जी, बात सिंपल सी, ठीक है। जो प्राइम मिनिस्टर अपनी कबीना इलेक्टेड कबीना नहीं ला सका, जी जी IMF की वो लोग जी जी जिन्होंने मिस्र में एक प्रोग्राम दिया, जी जी 3 साल में 45 के 42% उनकी करेंसी नीचे गई और मिस्र का बुरा हाल कर दिया। जी जी आज वही लोग जी जी हमारे ऊपर आके बैठे हैं और वही पॉलिसी। जी जी, लेकिन आज मिस्र तरक्की याफ्ता मुमालिक में तो शामिल हो गया ना जो कहाँ साहब। शामिल है अभी? जी, नहीं अब तो बड़ी बेहतरी की तरफ चला गया जो साहब। नहीं ये उसकी देखो, हालत आप देखें। टेक्नोक्रेट जो टेक्नोक्रेट होता है वो देखिए- जानता था, लेकिन मजबूरियां होती है ना, हुकूमत की लेकिन मजबूरियां। आपको बात जी ये है कि आप तो कहते थे कि जी मेरे पास 200 बंदा है, जी जी कहाँ गया? जी जी, एक भी अब कभी ना देख जो साहब ये देखें ना, हमारे वजीर खजाना मुआशत के एक्सपर्ट, हमारे किसके? सर, रज़ा सर, बाकर सर, साहब किसके? स्टेट बैंक के मुआशत के एक्सपर्ट, विज्ञान वो है उसमें किसके? सबसे मैं मसला मैं बता रहा हूँ, वजीर खजाना एक्सपर्ट, हर बंदा मुआशत का माहिर है, लेकिन वो दावा है ना सिर्फ उनका, मैं ही सिर्फ बीमारी को सर, दूर वो कर सकता हूँ, पाकिस्तान- वो गलत है। लेकिन नहीं, अवाम बात की जी ये नहीं है। देखिए हम ना उनकी तारीफ के लिए बैठे हैं, जी जी ना हम उनकी बुराई के लिए बैठे हैं। जी जी, जो वो हमारा मसला नहीं, हमारा जी मैं जी एक वजाहत करूं, जी, जी। हमें गर्ज किसी पार्टी से नहीं है। जी जी हमें ना नवाज शरीफ नून से गर्ज है, ना पीपल्स पार्टी से है, जी, जी। ना PTI से है। जी जी हमें गर्ज है इस पाकिस्तान से, जी जी हमें गर्ज है इस जो हमारा इम्पोर्टर है, जी, जी। जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जी जी, जो ट्रेडर है, जी, जी। हमें उनसे गर्ज है। नहीं चौधरी साहब देखो, ये अब जो ये मैंने स्कीम दी है हुकूमत ने, इमरान खान साहब ने, बात लेकिन- यह है, जी जी बात यह है, जी, जी। एक तरफ हम वही मंसूबों की मुखालफत कर रहे जी जी, हैं, एक तरफ दूसरे- और लेकिन एक ताजरों तरफ उन्हीं के इब्तिदा कर रहे हैं। हसन अली कादरी साहब, क्योंकि टाइम कम होता है प्रोग्राम का, मैं चाहता हूँ कि वो जो कानूनी जो चीज़ें हैं ना वो भी हम डिस्कस कर लें। FBR की जो रिफंड सेटलमेंट कंपनी लिमिटेड इन्होंने किया है, उससे अब क्या इम्पैक्ट क्या आएगा? देखिए उसमें जो है ना रिफंड सेटलमेंट कंपनी लिमिटेड जो है जी जी वो क्या है, वो एक ये है कि वो एक इदारा बनाया जा रहा है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट जो है ठीक है। basically। और उसके जो शेयर्स हैं या उसके जो बॉन्ड्स हैं वो ट्रेड हुआ करेंगे ओपन मार्केट में, ठीक है और पैसे के बजाय जो टैक्स पेयर है उसको वो बॉन्ड दे दिया जाएगा और उससे कहा जाएगा कि या तो ये बॉन्ड आप ला के उस कंपनी को 2 साल बाद या 3 साल बाद दे दें, तो उसके अगेंस्ट वो कंपनी आपको पैसे दे देगी, या इसको ट्रेड ऑफ करके बैंक के साथ या ओपन मार्केट में आप अपने फंड जनरेट कर सकते हैं। लेकिन देखिए इसमें भी मैं वजाहत करता चलूँ कि फिर ये एक तरह की डेफर्ड लाइबिलिटी की जा रही है ठीक है कि जो अपनी एक जिम्मेदारी या लाइबिलिटी है उसको हुकूमत डेफर कर रही है कि जो रिफ़ंड है वो अभी नहीं, हम 3 साल बाद या 2 साल बाद दे सकेंगे, क्योंकि इसकी वजह एक ये भी है कि इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए भी एक वक्त वादे तौर पे हमें चाहिए। देखिए सबसे अहम चीज़ क्या है यूबी साहब, आज एक चीज़ बड़ी अहम है जो कि आपको समझनी पड़ेगी कि जब तक सर इकॉनमी नहीं ना चलेगी आपकी, जी जी इकोनॉमी के पास अमाउंट revenue नहीं आएगा, होगी, इकट्ठा नहीं कैश होगा। फ्लो होगी। देखें जैसे अभी राना साहब कह रहे थे, राना साहब की बात अगर हम उसका एक खुलासा निकालें तो उसका खुलासा क्या है कि देखिए आपने लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी, ताजिर को आप किसी किस्म की लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे, जी जी आपने स्टेक होल्डर्स को साथ नहीं बिठाया। मैं ज़ाती तौर पे यहाँ पे हमारे दोनों मौजूद मेहमान बैठे हुए हैं, राना साहब भी बैठे हैं, चॉइस साहब भी बैठे हैं। जैसे चॉइस साहब ने कहा जी हम अब्दुल्ला यूसुफ साहब के पास गए, उन्होंने कहा जी हाँ जी आप बताएं क्या कर सकते हैं। जी जी राना साहब की भी ऐसी बहुत सारी मीटिंग हुई होंगी मुख्तलिफ डेजिग्नेटरीज के साथ। मैं आज भी दावे के साथ कहता हूँ कि आप बुला के बिठाइए तो सही, आप बात तो कीजिए। देखें आपको वो फंड तो चाहिए ना, वज़ीर-ए-आज़म देखिए मेरी पाकिस्तान- बात सुने, जी, नहीं जी। सर देखें लिसन टू मी, तो हम सब पाकिस्तानी हैं, जी, मैं जी। भी हूँ, राना साहब भी सब इस हैं। मुल्क के लिए कुछ देखें करना चाहते हैं, अल्टीमेटली जी, जी। हम कोई किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, जी जी आप साथ बिठाइए, रास्ता निकलेगा। जी जी लेकिन देखिए अगर आप खुद ही सारे रास्ते बंद कर देंगे, जी, 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 आप स्टेक किसी को होल्डर लेवल की प्लेइंग मुशावरत फील्ड बहुत ही जरूरी है। लेंगे, और हमें नजर आ रहा जी, है जी। ये स्टेक होल्डर से मुशावरत तो दूर की बात, जी जी शायद मैं ये लफ्ज़ अगर कहूँ तो मेरा ख्याल है मेरे जो मौजूद मेहमान है डिसएग्री नहीं करेंगे कि उनकी बात को बिल्कुल ही नेगेट किया जा रहा है, जी, यानी सुनने के मजाज ही नहीं है। आप हसन कादरी साहब, मैं ब्रेक जाने से पहले आपसे एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। जी, ज़रूर। आप शोर जो एसेट्स हैं जो अब कवानीन राज किए गए हैं, जी, जी। 116 के तहत जो गोशवारा लाजमी करार दे दिया जी, गया है, जी। इसका इम्पैक्ट इकॉनमी पर क्या आएगा? ताजिर बरादरी को फ़ायदा होगा या मुल्क को फ़ायदा होगा, मुआशरे को फ़ायदा होगा इससे या नहीं? लेकिन ब्रेक से बाद आपसे जवाब लेते हैं इसका। नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
हुकूमत आम आदमी को बुनियादी सहूलियात फराहम करने में नाकाम है। हुकूमती आमदन को 40 खरब से 100 अरब तक किस तरह पहुंचाया जा सकता है, आम आदमी को सहूलियात किस तरह फराहम की जा सकती हैं, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इफ्तिखार खान साहब। सर, 50 लाख मकान आपने 10 साल पहले अपनी किताब में ये लिख दिया था, जो अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान अब कह रहे हैं 50 लाख मकान बना के देंगे। बिल्कुल 100% बन सकते हैं। अच्छा, ये 50 लाख मकान, वो उसका क्राइटेरिया क्या होगा? 10 मरले का होगा ये 5 मरले का और 23 फुट जगह पर डबल स्टोरी घर होगा। ये 5 मरले का मकान कितने में बनेगा सर? 7 लाख रुपए का 2000 रुपया महीना किस्त पर। आपके निजाम में सेहत आम आदमी तक मिल सकती है? देखें, मेरा असूल है कि कोई चीज मुफ्त नहीं मिलेगी। रोटी भी मिलेगी, कपड़ा मिलेगा, मकान भी मिलेगा। आपने कहा 2 रुपए का यूनिट बिजली का मिलेगा हर शख्स को, और बगैर लोड शेडिंग के ये मुमकिन है? आज से ही 100% जिम्मेदारी से अगर बात हुकूमती फोरम पर किसी पर आपको कहीं मदऊ किया जाता है तो आप ये कर मुझे सकेंगे? बुलाए, मैं चैलेंज करता हूँ। ये जो आपने अपने सिस्टम में दावे किए हैं या रिसर्च करके लिखे हैं या हकीकत पर मबनी है, आप इसको पूरा कर सकते हैं? बिल्कुल 100%। जिस फोरम में कहें मैं पूरा करूंगा और इसको साबित करूंगा। आपने इफ्तिखार खान साहब की बातें सुनी। ये वो सिस्टम है पुरअमन इनकलाब जिसके एक नोटिफिकेशन के साथ ही पूरे पाकिस्तान, पूरी अवाम की तकदीर को बदला जा सकता है। वेलकम बैक नाजरीन। जी हसन कादरी साहब, उसमें ये है कि उन्होंने कहा जी 116A जो है वो आप जमा कराएं। जी जी। अच्छा, अब एक बात बड़ी वाज़ेह और अहम है हमारे लिए समझने के लिए, जो कि अक्सर हमारे दोस्त और जितने भी वकला हज़रात हैं और कुछ टैक्स पेयर भी परेशान हो जाते हैं इस बात पे कि जी ऑफशोर एसेट्स का मतलब है कि हर बंदे के ऑफशोर एसेट्स। ऐसा नहीं है। देखिए, जो तो ऐसे पाकिस्तानी हैं जो कि नॉन रेजिडेंट हैं और उन्होंने बाहर एसेट्स बनाए हैं एक अरसे से रह के, तो उनके एसेट्स को ऑफशोर एसेट्स उस तरह कंसिडर नहीं किया जाता। ठीक है। ऑफशोर एसेट्स उन लोगों के हैं जिनकी कमाई पाकिस्तान में है जी जी, और उनके अब्रॉड एसेट्स हैं। ठीक है जी। तो उसमें देखिए, जब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का कानून आ गया और ये कहा गया कि जी गैर कानूनी तरीके से वहाँ रकम नहीं भिजवाई जा सकती और इस पर प्रॉपर टैक्सेशन होनी चाहिए, और फिर OECD के तहत इंफॉर्मेशन शेयरिंग की भी बात आ गई। जी जी। तो इस कानून का होना लाज़िम व मलज़ूम था। अब आपके दूसरे पहलू की तरफ आते हैं कि इसका फ़ायदा किस हद तक होगा। देखिए, फ़ायदा इस हद तक होगा कि जब 116A को आप प्रोसिक्यूशन की तरफ ले गए, ठीक है, तो फिर आप जब कहेंगे कि जनाब ये मामला ये है कि अगर आप डिक्लेयर नहीं करेंगे तो हम आपको प्रोसिक्यूशन की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है, तो आपके पास एक डेटा ज़रूर इकट्ठा हो जाएगा कि जनाब किस किस के बाहर एसेट्स हैं और वो ओन सोर्सेस हैं या नहीं हैं। एमनेस्टी का मकसद भी यही था कि अगर आपकी अपनी नॉन सोर्सेस से नहीं है तो आप उसमें एमनेस्टी को वेल कीजिए और उसको नॉन सोर्सेस से कर लीजिए या अपने मसाइल को हल कर लीजिए, क्योंकि एमनेस्टी को अब ये 2020 तक लेके गए हैं जी जी, जो कि डिफॉल्ट सरचार्ज की शक्ल में है। तो उसका मकसद यही है। नहीं, जो तो फिर फंडामेंटल इस राइट्स तरह आवाम को क्यों तंग कर रहे हैं? फंडामेंटल राइट्स पर जो शराइत रखी जाती है, जी जी, क्या कभी ये कामयाब हुई है? मेरे हिसाब से नहीं होंगी और ये अगेंस्ट द लॉ है। और देखिए, जो 10 लाख की आपने लिमिट रखी है जी जी, कि जी आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं 10 लाख से ऊपर की, जी जी, तो आपके पास जी बैंकिंग ट्रांजैक्शन होना चाहिए। यानी कि आज मैं 10 लाख की गाड़ी खरीदने जाऊं तो पहले वो पैसा बैंक में डाले और फिर वो गाड़ी खरीदे। देखिए, इस तरह के जो कानून है ना, जो ये शर्त वाले बेसिकली बेमकसदी कानून है। इनका असल मकसद इंसान समझ को नहीं वैसे फितरत के खिलाफ आजकल तो बच्चे को जिस चीज से रोका जाए वो कभी नहीं रुका। अच्छा, इंसान इसमें के बहुत बाहर सारे निकलते लोग वो असल इसका एक हो मकसद जाती है। इसका असल एक मकसद ये भी था जी जी, कि प्रॉपर्टी की जो वैल्यूएशन है उसको मार्केट वैल्यू पे लाया जाए। जी जी। अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप कह दें। आप डरते प्रॉपर्टी से क्यों? मुझे याद आया को प्रॉपर्टी के सेक्टर में कुछ उन्होंने रिलीफ दिया, वो क्या है? देखिए, रिलीफ जो उन्होंने दिया ना, जी जी, वो रिलीफ की मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है यूबी साहब कि हमारे ताजिर दोस्त बैठे हुए हैं तो उसकी उस ज़बान में बात करूंगा कि जनाब मैं एक चीज़ जो है वो 10,000 रुपये की बेचता हूँ, ठीक है, मुझे उसकी कॉस्ट 2,000 आती है और फिर मैं कहता हूँ जनाब इस पर मुझे ना मैंने आपको 25% डिस्काउंट दे दिया, तो हमारी घर की ख़वातीन बड़े खुश होकर पूरे मॉल में बिखर जाती हैं और कहती हैं ये शॉपिंग करें। ठीक है, असल मामला यही है। देखिए, बात यह है कि पहले एक एक्सट्रीम सिचुएशन लगाई गई, जी जी, फिर उस एक्सट्रीम सिचुएशन के ऊपर बार्गेन किया गया, जी जी, और बार्गेन करने के बाद अब भी जो सिचुएशन लगाई गई है वो इतनी अच्छी नहीं है जितनी हम उसको दिखा रहे हैं। देखिए, 20% कम टैक्स नहीं है, जी जी, 10%, 5% कम टैक्स नहीं है। देखिए, जो कुछ भी था, लोग अपना एक इकॉनमी फ्लरिश करती थी, लोग इन्वेस्ट करते थे। फिर उसके अलावा आपने सबसे बड़ा मसला क्या किया, जी जी, आपने टैक्स लगा दिया कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज पे।
जी जी कंस्ट्रक्शन एक वाहिद कारोबार था इस वक्त जो किसी हद तक फ्लरिश कर रहा था इस मुल्क में, एक मार्जिन देता था। हर जो ट्रेडर था, हर जो सरमायादार था, जिसके पास सरमाया होता था, वो कंस्ट्रक्शन के अंदर पैसा लगाता था कि जी प्लॉट खरीदा, घर बनाया, बेचा, एक कारोबार शुरू हुआ था। अब उस कारोबार को आप प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट करते, एक टैक्स के अंदर प्रॉपर तरीके से लेके आते, उसके बजाय आपने क्या किया, आपने जनाब कहा कि जी 5 साल के अंदर जो बेचेगा उसको हम नॉर्मल में ले जाएंगे और जी ये रेट होगा, ये होगा। उसमें देखें आपने येट अगेन लोगों को इनकरेज किया है। देखें कभी भी लोगों को मैनिपुलेशन के लिए इनकरेज ना कीजिए। असल में आखिरी में सवाल है आपसे, क्योंकि टाइम कम है, जो बिजनेस लाइसेंस स्कीम का जो इन्होंने अब कहा है उससे कोई बेहतरी, उससे कोई आपको नजर आ रही है कोई बेहतरी? देखिए बिजनेस लाइसेंस स्कीम एक अच्छी चीज़ है। देखिए इस तरह तो एनटीएन भी सबके पास ना, यूबी साहब। जी जी बिजनेस लाइसेंस का मकसद ये है कि कोई भी बिजनेस अनडॉक्यूमेंटेड ना हो। जी जी जैसे कि अभी स्मगलर्स की बात की चॉइस साहब ने कि स्मगलिंग होती है और ये सारे मामलात होते हैं, तो इस तरह की कोई अनलॉफुल एक्टिविटीज ना हो, इसके लिए बिजनेस लाइसेंस लाया गया है। लेकिन आखिर में कोई तजवीज़ मैं सर अयूबी साहब एक मैं आपकी तरफ भी आ रहा हूँ, टाइम कम है जी। जी तजवीज़ तो देखिए यही है, तजवीज़ मैं यही कहूँगा कि जी प्रॉपर स्टेक होल्डर्स को लेके चलें जी जी, और जब भी कानून बनाएं तो देख लें कि ये कानून यहाँ के लिए है या ये वो कानून है जो शायद हमने बाहर से अडॉप्ट किया है और यहाँ पे अप्लाई हम शायद कभी कर ही नहीं पाएंगे। ये सब इसमें गुजारिश है कि मैं टाइम आपका कम है, शॉर्ट है, हमारी जो पॉलिसी बना रही ना वो अगयार बना रहे हैं, गैर लोग बना रहे हैं, आईएमएफ के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। वो हमारे पाकिस्तान से नहीं मोहब्बत करने वाले लोग, वो अपना मकसद लेके आए, वो अपना मकसद हल करने के लिए आए। वो आवाम की यहाँ की ग्राउंड रियलिटी को वो नहीं समझते। उन्होंने जो रजा बाकर साहब आए वो मिस्र से इम्पोर्ट किए गए हैं। आपने जो है आपके मशीर लगाए, आपने इनका मशीर खजाना हफीज शेख साहब, ये 1972 से आप बाहर बैठे हुए हैं, इनकी फैमिली बाहर है, इनको इम्पोर्ट किया जाता है सिर्फ मिनिस्टर लगाने के लिए लाते हैं इनको कि ये आए और हम पे जो है ना वो आईएमएफ का वो सारी शरायत थोप के चले जाए। हमारे सदर भी और दूसरी बात यह कि यहाँ पर जैसा देखें डॉलर को, हमारे डॉलर को देखें इन्होंने मैनेज नहीं किया। डॉलर का ये हाल हो गया है कि अवाम बिजनेसमैन तो बिल्कुल रुल गया। पहले कुछ इनके टैक्स के गलत नफाज की वजह से, कुछ इनकी डराओ धमकाओ पॉलिसियां, मारो मुकाओ वाली पॉलिसियों से पहले खौफजदा, चोर चोर के निकलते नहीं है ये बाहर, और ऊपर से डॉलर इनसे हो रही। जो काम का असल मकसद इनका काम करना है, असल मौशी पैकेज पे ये काम करें, अपनी टीम लाएं जो यहाँ के लोग हैं, इलेक्टेड लोगों को आगे लेके आए। इलेक्टेड लोग तो ये काम नहीं उनसे करवा रहे, बाहर से पकड़ के लोगों से लाके काम करवा रहे हैं, तो जिनको ग्राउंड रियलिटी नहीं पता। तो इसलिए आज डॉलर क्यों यहाँ तक पहुंचा है, उसमें एक हम देखें, हम अगर उन पे हम क्रिटिसिज्म करते हैं तो मैं उनको तजवीज भी देता हूँ कि आपने जिस तरह 40,000 बॉन्ड पे एकदम से पाबंदी लगा के आप लाए, आप डॉलर को मैनेज करें। डॉलर के क्या है, आप डॉलर को टोटल एक्सचेंज कंपनी से लाकर बैंक में ले आए, एक्सचेंज कंपनी को थोड़े दिनों के लिए बैन करें। लोगों ने 20-20 करोड़ रुपए का डॉलर लेके अपने घरों में रख लिए हैं। आप लोगों को चोर कहने से निकले, ताजिरों के साथ लड़ने की पॉलिसी खत्म करें। आप मैनेजमेंट लेके आए, आप आपका जो काम है गवर्नमेंट चलाना, आप अपोजिशन की सियासत से बाहर निकले हैं, उनकी मुशावरत से सर कोई स्टेक होल्डर सर नहीं, स्टेक होल्डर को ये ले नहीं रहे, ऑन बोर्ड नहीं ले रहे। ये आईएमएफ के ऑन बोर्ड लिए हुए लोगों, उनसे ये काम करवा रहे हैं। इनका कोई लोकल यहाँ एफपीसीसीआई है, चोई साहब उसके सीनियर मेंबर है, उनको आज तक मुझे बताएं चोई साहब के साथ किसी मिनिस्टर ने बुलाया? तो अगर हम चोर हैं तो फिर हमसे ये टैक्स ना ले खुदा रहा। इस तरह की पॉलिसी पर हम इनके खिलाफ एहतजाज करते हैं। बिजनेसमैन और आवाम के जो ट्रस्ट डेफिसिट है हुकूमत किस तरह दूर कर सकती है? बात यह है जी कि जब तक आप बिजनेसमैन को फ्रेंडली माहौल नहीं देंगे वो बिजनेस नहीं कर सकेगा। 92 में रिकंडीशन गाड़ियों में पाबंदी लगी थी जी जी, क्योटा आने के बाद। उस वक्त शारजा में सिर्फ 4 पाकिस्तानी थे जो गाड़ियां जापान से मंगा के पाकिस्तान भेज रहे थे। एक साल के अंदर 270 शोरूम थे पाकिस्तानियों के शारजा में। जी जी, उन्होंने शारजा आबाद कर दिया था। क्यों? यहां पे पाबंदी लगी, ट्रेडर उठा, सारा सरमाया लेके वहां चला गया। अब भी इंडस्ट्रीज तो जा ही रहा है। 2 सेक्टर आपके यहाँ पे मेन, जी जी, टेक्सटाइल और प्रॉपर्टी और नहीं जी प्रॉपर्टी बाद में आता है, मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा जी जी, हूँ, और होम अप्लायंसेस। ठीक है, ये 2 सेक्टर मेन है इस वक्त। होम अप्लायंसेस वाले अब उनके बंदे इस वक्त बांग्लादेश में सर्वे कर रहे हैं कि हम यहां से शिफ्ट होकर वहां चले। ऐसा ही है। टेक्सटाइल कई जा चुकी है, कई बंद हो चुकी है। मुझे गौर साहब का बयान याद है कि मैं 200 के करीब जनाजे उठा चुका हूं टेक्सटाइल हो गए। बात यह है कि जब तक आप, हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं, जी जी, पाकिस्तान के लिए जान भी आदर है, लेकिन यार हमें कोई इज्जत तो दे।
चोर तो ना कहें, जो चोर है उनको पकड़े, हमें उनसे गर्ज नहीं है। आप ब्यूरोक्रेट को पकड़े, आप सियासतदानों को पकड़े, जो चोर है लेकिन बिजनेसमैन छोटा है बड़ा है, वो आपको टैक्स दे रहा है, थोड़ा दे रहा है, ज्यादा दे रहा है, लेकिन टैक्स दे रहा है। किसी मद में दे रहा है, इंपोर्ट में दे रहा है, सेल टैक्स में दे रहा है, किसी में दे रहा है, वो टैक्स दे रहा है आपको। ठीक है। बिजली में दे रहा है, पेट्रोल में दे रहा है, हर जगह पे आपको टैक्स दे रहा है। लेकिन जो दे ही नहीं रहे, अब मैं एक खबर आपको, मैं अभी 5,000 का नोट बंद हो रहा है, ये फैसला हो चुका है, और ये नोट जो बना हुआ है 35,000 अरब जो है वो नोट मार्केट में है जी। और मेरी नजर में, मेरे मुताबिक 5,000 अरब जो है वो लीगल है, बाकी इलीगल लोगों के पास है। इन्होंने एकदम टक मारना है और 30,000 अरब अंदर ले जाना है, तो उससे चलो ये इकॉनमी खत्म हो जाएगी, आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। इकॉनमी खत्म हो जाएगी, जो थोड़ा बहुत है फिनिश हो जाएगा। क्या करेंगे लोग? डॉलर लेंगे ना, लोगों ने डॉलर लेने शुरू किए हुए हैं। डॉलर मार्केट में आप लेने दे, आपको $200 नहीं मिलता मार्केट। फिर क्या हुकूमत के पास क्या तजवीज़, आप क्या देना चाहते हैं? हुकूमत फोटो सेशन लोगों को पीछे करे, IMF के लोगों को पीछे करे, इलेक्टेड लोगों को आगे लेके आए, जो असल स्टेक होल्डर है उनको लेके आए। हमारी एक मीटिंग इस्लामाबाद में हुई, SM मुनीर साहब उसको लीड कर रहे थे। जी। फिलहाल मिनिस्टर साहब ने बड़ी बातें सुनी है हमारी, मानी एक भी नहीं। क्या फायदा हुआ? जी। लाहौर फेडरेशन में फरदौस साहब को बुलाया गया, जी। उन्होंने भी उसी वक्त लाइन पे शमर साहब को ले लिया, उसी वक्त हफीज साहब को ले लिया, स्टेट बैंक के प्रेसिडेंट को ले लिया, सारी बातें हम ये भी कर देंगे, ये भी कुछ नहीं किया। अगर सुनना है तो फिर करना है। बिल्कुल ठीक है चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हसन अली कादरी साहब आपको बहुत शुक्रिया, नदीम साहब आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल अयूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।